हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई न्यू दिस कि आप सुबह से वेट कर रहे होंगे कि आज मैम ने कुछ अपडेट नहीं किया है, राइट? तो आई नो दिस कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस तो आप बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं। आप आंसर्स देख लेते हैं या फिर प्रैक्टिस पे उतर गए हैं, क्योंकि आपका पूरा गाला देखो इस बार का जो पेपर है आपका मोस्टली गाला में से ही ज्यादातर स्कूलों में पूछा जाता है। तो अभी हमने पूरा इको बीओ अकाउंट स्टैट्स के आपके पूरा गाला के सॉल्यूशन, चाहे वो चारों में से कोई से भी सब्जेक्ट हो, आपको मिल गए होंगे। आप सबकी डिमांड आ रही है इंग्लिश की, पर आई एम ट्राइंग, पर कोई मेरे को मिल नहीं रहा है इंग्लिश का, और आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच यू इंग्लिश, राइट? क्योंकि मैं जितनी अकाउंट्स में सॉलिड हूँ उतना इंग्लिश में नहीं, ठीक है? और एक और चीज, तो उसके लिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हमारी फैकल्टीज से हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंग्लिश का बना सकता है तो। लेकिन आप अभी जो परेशान हो रहे हैं सेक्शन बी, और आपको एक एक चैप्टर, एक एक पेपर का जाके जो सेक्शन बी देखना पड़ रहा है, तो मैंने ऐसा करा है कि पूरा सेक्शन बी, क्योंकि थ्योरी पोर्शन है, तो अकाउंट्स का पूरा सेक्शन बी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो सुन लीजिए। कुछ 60 क्वेश्चन होंगे, हर पेपर में 10 क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे। तो 60 में से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये एक वन वीडियो में पूरा सेक्शन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही में आपको इस वीडियो के लास्ट में पीडीएफ भी मिल जाएगी। पर बच्चों, पीडीएफ देखने से पहले पूरा सुन लेना। रीजन ये है, सुन लोगे तो याद ही हो जाएगा एट द टाइम, है ना? एक्सप्लेनेशन के साथ होता है, इसलिए तो आप सुन लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो करते हैं हम सेक्शन बी ऑफ पेपर 1 2 6 एक साथ। आ जाओ मेरे साथ फटाफट मेरे कॉपीराइट स्टेटमेंट पे। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। लेकिन एक और चीज, हम 2 स्लोगन पे काम कर रहे हैं, अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास। तो अब की बार 90 पार तो हो ही जाएंगे आपके, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हो। और सबका साथ सबका विकास में आपको मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जाके देखो, रोज के मैं कम से कम 5-5 वीडियो चढ़ा रही हूँ सिर्फ 12th के लिए। तो पता कितना इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस आउट कर रहे हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। और आज जो हम फटाफट करते हैं सेक्शन बी ऑफ ऑल द पेपर्स 1 2 6। ओके, तो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1। अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट? चलो आप लोग बताओगे या मैं बता दूं? बोलो, ट्राई मारना है? तो एक काम करते हैं, ट्राई मारने के लिए एक काम करा करो, आप पॉज किया करो और फिर आंसर लिख लिया करो नोटबुक में, और फिर चेक किया करो चालू करके, है ना? लेकिन देखो, मैं आपके कहने पर सेक्शन बी और ए बना रही हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था पेपर 6 करते और खत्म। लेकिन आपके कहने पे बना रही हूँ, तो मैंने ये देखा है कि आप कितनी देर तक मेरे वीडियो देखते हो। तो मैंने देखा कई बच्चे लास्ट तक साथ में नहीं रहते और आधे में भाग जाते। क्या आधे में आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है, या आधे तक बहुत हो जाता है आपका पढ़ना? तो बेटा एग्जाम पास में आ रही है तो आप मेरे साथ, और थियरी में तो आप मेरे साथ लगे रहोगे तो ही बेटर है, ठीक है? और आपको याद भी हो जाएगा। चलो, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट अकाउंट? तो बताओ, बैलेंस शीट गुडविल कहाँ शोन होती है? तो एसेट साइड में शोन होती है। और कहां पर? अंडर नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। तो लिखो गुडविल इज शोन एट एसेट साइड। लिख के देता हूं। ओके, चलो मैं लिख देती हूँ। कौन सा आंसर नंबर है? 21। सो 21 लिखते हैं। लिखो गुडविल, लेकिन मैं थोड़ी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करूंगी, चलेगा ना? आप गुडविल इज शोन ऑन एसेट साइड। ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप मेरे से लिखवाओगे तो। अंडर नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल है इसलिए, नॉन करंट असेट्स इन बैलेंस शीट, ठीक है? चलो नंबर 22 लिखो। 22 आ जाओ। इसमें क्या डाउट, क्या समझाऊं मैं? समझ नहीं आ रहा मेरे को थियरी में। कोई बात नहीं, चलो लिखो, आपकी फरमाइश पर सब कुछ हाजिर है। व्हाट इज द अदर नेम नोन फॉर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो दूसरा नाम क्या है रिवैल्यूएशन का? तो दूसरा नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। पूरा आंसर लिखना, लेकिन आप द अदर नेम ऐसे लिखना,
The other name for revaluation account is P&L adjustment account. ओके चलो 23, तो फटाफट आ जाओ 23 पर। 23 है, who gives the share in goodwill to the retiring partner or deceased partner। ये तो मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करवा रही हूँ, बताओ फटाफट आंसर क्या है। जो रिटायर हो रहा है, जो जा रहा है पार्टनर, उसको गुडविल का पैसा कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो लिखो कंटिन्यूइंग पार्टनर और द रिमेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यू करते हैं आपके बिजनेस में, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, या आप रिमेनिंग पार्टनर्स भी लिख सकते हो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ही आंसर है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर आगे लिख लेना, गिव शेयर ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर। चलो 24, व्हाट इज अ वॉलंटरी डिसोल्यूशन। बताओ वॉलंटरी डिसोल्यूशन क्या होता है? वॉलंटरी डिसोल्यूशन होता है जब सारे पार्टनर मिलकर अपनी इच्छा से अपना बिजनेस को क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। तो व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। लिखो व्हेन ऑल द पार्टनर्स, सब मिलकर बोलेंगे हाँ ठीक है ये बिजनेस बंद कर दो, एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम, और कभी भी बंद की जा सकती है। देन फर्म कैन बी डिसॉल्व at any time is known as voluntary dissolution। एक मिनट, L था ये, voluntary dissolution। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 हो गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ अच्छा ये किसी ने उसमें भी पूछा था, जब बताओ रियलाइजेशन, जर्नल एंट्री कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 33 याद करो सेक्शन सी का। तो आप रियलाइजेशन एंड अकाउंट से सारी जर्नल एंट्री पास करते थे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि आप फर्म को क्या कर रहे हो? डिसॉल्व कर रहे हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब फर्म क्या होती है? बंद होती है। जब फर्म क्या होती है? बंद होती है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। तो सभी जो आपके बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज पड़े होते हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, और उनको मार्केट में बेचा जाएगा। फिर जो पैसा आएगा वो आप सब कहां पे करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में करते हो। तो लिखो एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड, लिखो 25, एन अकाउंट which is prepared at the time of dissolution, to give the accounting treatment to dispose, लिख लो, dissolve मत लिखो, to dispose of all the assets and liabilities is known as कौन सा अकाउंट था? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो समझ में आया? जब रियलाइजेशन अकाउंट आप कब बनाते हो? अरे बॉयज, या तो ये गेट बंद करो बीच वाला। आप डिसॉल्यूशन अकाउंट कब बनाते हो? जब आप क्या कर रहे होते हो? आप
डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में हम बनाते थे। डिसोल्यूशन जब फर्म बंद हो रही होती है, आपका बिजनेस बंद हो रहा होता है, तो सभी एसेट्स को मार्केट में बेचना होता है, सभी एसेट्स और लाइबिलिटी को। तो पहले रियलाइजेशन में जाकर आप लाइबिलिटी को क्लोज करते हो, तो क्रेडिट है तो डेबिट करके क्लोज करो, और एसेट डेबिट होती है तो क्रेडिट करके क्लोज करो, और फिर उनसे जो पैसा हमें मार्केट में बेचने से मिल रहा होता है, लाइबिलिटीज को पेमेंट करना होता है और एसेट को मार्केट में बेचना होता है। उनसे जो पैसा मिलता है वो कौन से अकाउंट में मिलता है? रियलाइजेशन में ही मिलता है। ठीक है, चलो 26 चलते। 26 क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, फॉर व्हाट ड्यूरेशन कैन अ कंपनी इशू अ डिबेंचर? तो 10 years, नॉट लेस देन, नॉट मेच्योरिटी पीरियड जिसका 10 years से ज्यादा नहीं हो। तो लिखो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, लिखो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, according to Companies Act 2013, company cannot issue debenture having maturity date, debenture having maturity date more than 10 years, more than 10 years, यानी 10 साल से ज्यादा जिनका मेच्योरिटी पीरियड होता है वो डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर हैविंग मेच्योरिटी डेट मोर देन 10 ईयर। ओके, लेकिन देखो ध्यान से देखना, इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कंपनीज एक्ट में, लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो पीरियड 30 इयर्स है। if the company is engaged in the business of infrastructure project, then the period, then लिखना, then the period should not be more than 30 years। ये कंपनीज एक्ट में पूरा लिखा हुआ है, मोर देन 30 years, क्योंकि उनको तो बनने में ही 10 साल लग जाते हैं, 5-5, 6-6 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पहले प्लानिंग होती है, फिर आप उसका वो प्लान बनाते हो, लेआउट बनाते हो, फिर वो अप्रूव होता है कि हाँ इतनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है, इतने टावर बन सकते हैं, ये वो है ना, यहाँ गार्डन होगा, पूरा प्लानिंग होता है, फिर आपका कहीं जाके प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होता है। तो आपको भी पता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टाइम क्या लगता है? बहुत ज्यादा। जैसे बड़े बड़े मॉल बनते हैं आपके यहाँ, तो वो वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बनने में ही 10-10 साल लग जाते हैं, तो फिर उसके लिए ये पीरियड सही नहीं है। तो उनको कितना पीरियड दिया है? 30 इयर्स का पीरियड दिया गया है। ठीक है, चलो व्हाट इज रेशो, बताओ व्हाट इज रेशो? रेशो क्या होता है? 27। बोलो रेशो क्या होता है? ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो अच्छा मेरे को भी लिखना है, वेरी गुड, देख के उतारोगे सब कुछ। द रिलेशनशिप, रुको स्पेलिंग गलत है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंट, जो भी आपके अकाउंटिंग मेजर्स होते हैं, जो भी आपके अकाउंटिंग वेरिएबल्स होते हैं, अकाउंटिंग फिगर्स होते हैं, अकाउंटिंग वेरिएबल्स बोल दो, वेरिएबल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल, कोई भी अकाउंटिंग वेरिएबल, जैसे सेल्स ले लिया, डेट ले लिया, टोटल डेट अपॉन सेल्स रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेशो, है ना, बहुत सारे, इक्विटी अपॉन डेट रेशो, वो। तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल एक्सप्रेस, उसको कहीं में एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस मैथमेटिकली, यानी एक मैथमेटिक, आप किसी को टाइम्स में लिखते हो, किसी को रेशो में लिखते हो, तो मैथमेटिकली is known as financial ratio या accounting ratio। क्या पूछा था हमसे? फाइनेंशियल पूछा था, अकाउंटिंग पूछा था?
27 रेशियो पूछा था, इज नोन एज, तो फिर आप फाइनेंशियल रेशियो लिख लो, फाइनेंशियल रेशियो, आइदर यू कैन से अकाउंटिंग रेशियो, एक ही बात है, ठीक है। 28, ठीक है, 28 लिखते हैं। What are the financial expense include to determine the operating ratio? चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्सपेंस इंक्लूड, आर द फाइनेंशियल एक्सपेंस इंक्लूड टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में आप फाइनेंशियल एक्सपेंस को इंक्लूड करते हो? नो। तो इसका आंसर तो सिंपल लिख दो, नो। आगे आप लिख लेना, फाइनेंशियल एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडेड, financial expense are not included to determine financial ratio. नहीं, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल रेशियो थोड़ी था, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो था ना, हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। चलो 29, 2 क्वेश्चन और बचे, फटाफट कंप्लीट करते हैं। व्हाट आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बताओ फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन सी होती है, कहां पे पढ़ा है, कैश फ्लो में। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज यहाँ होती है जहां कंपनी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है काम करने के लिए, और कंपनी कैसे कैसे, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस 11th में पढ़ा होगा, वहां से कंपनी को पैसा मिलता है, शेयर इशू, डिबेंचर, इक्विटी, खुद के घर से लाया हो कैपिटल का इक्विटी, ओनर्स या डिबेंचर इशू करके, लोन्स लेके, क्रेडिटेबिलिटी लेके यानी क्रेडिट पर लिया हो, ये सब तरीके हैं फाइनेंशियल, जो ये सारी एक्टिविटीज है जो फाइनेंस में आती है। तो जहां आप इशू करोगे वहां पे पैसा आएगा, और जहां आप रिडम्पशन, अगर डिबेंचर है तो रिडम्पशन करोगे, इक्विटी है तो बाय, इक्विटी एंड प्रेफरेंस का बायबैक होता है, यानी आप अपने शेयर को वापस खरीदते हो, तो इक्विटी का बोलते हैं बायबैक। तो वो सब यहाँ पर एक्टिविटीज आती हैं। तो लिखो फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एक मिनट, financial activities are such activities in which, due to which size and composition, यानी बिजनेस का आपका फंड आ रहा है, आप फंड लेके बिजनेस चालू करोगे, इन्वेस्ट, लोन लोगे, है ना, क्रेडिट, आप इक्विटी इश्यू करोगे, प्रेफरेंस इश्यू करोगे, डिबेंचर इश्यू करोगे, तो उसके कारण आपके बिजनेस का साइज और कंपोजिशन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बोरोड कैपिटल मतलब लोन लिया, डिबेंचर इशू किए, वो सब बोरोड कैपिटल में आते हैं। बोरोड कैपिटल, हाँ आपके ये भी आते हैं, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, वो सब भी आते हैं। बोरोड कैपिटल ऑफ बिजनेस गेट, ऑफ बिजनेस, अब इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख सकते क्योंकि बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो ऑफ बिजनेस गेट चेंज, एग्जाम्पल, issue of equity share, ठीक है। दूसरा लिख लो, टेकिंग लोन्स, लोन फ्रॉम बैंक, सब फाइनेंस एक्टिविटीज है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन 30th देखते हैं क्या पूछा है। फॉर विच एक्टिविटी underwriting commission paid is considered, underwriting commission paid is considered। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखो, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन ऑपरेटिंग, कैश फ्लो के क्वेश्चन ज्यादा ही थे तो कैश फ्लो की थ्योरी आप पढ़ लेना। एक्टिविटी, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो ना, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडरराइटिंग कमीशन पेड इज कंसिडर, अंडरराइटिंग कमीशन को मैं व्हाट्सएप में लिखती हुई, कमीशन है, ठीक है। पेड इज कंसीडर, कहां पे, इन कैश फ्लो, आइदर कंसीडर लिख लो, ठीक है।
कैश फ्लो, सीएफ। सीएफ इज अ कैश फ्लो। कैरी फॉरवर्ड मत कर देना, रुको आप कैरी फॉरवर्ड ही कर दोगे, सुनोगे नहीं। कैश फ्लो, ठीक है। तो here we have completed section B, ओके। तो आप चार चार आंसर का शॉट लो, 5 लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, पेपर नंबर 2, अकाउंट्स। व्हाट इज अ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? तो चलो बता दो फटाफट, व्हाट इज अ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट। तो आप एवरेज प्रॉफिट को जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते थे तो वो आपका कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आ जाता था। निकालो, लिखो, निकालो, क्या लिखो? वो तो मैंने प्रैक्टिकल में भी करवाया आपको। अच्छा लिख के दूं? वेरी गुड। कुछ बच्चे तो बोले मैम सब कुछ करके दे दो। एक काम करो, एग्जाम की नोटबुक मेरे पास भेज देना, मैं ही लिख के दे दूंगी, मैं ही चल जाती हूँ एग्जाम देने। लिखो, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो फटाफट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को जब आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते थे तो आ जाता था कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे लिख दूं मैं? आप मत लिखना ऐसे, मुझे कभी कभी ऐसे लिखते हुए भी डर लगता है। कुछ जो होंगे ना, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती उनके लिए कि वो ऐसे ROR ही लिख के आ जाएंगे। तो पूरा लिखना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मेरे समझदार बच्चे हो ना तुम, तो बिल्कुल व्हाट्सएप लैंग्वेज कॉपी मत करना, ठीक है। चलो, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? बताओ, रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, आपके रेशो चेंज हो रहा है, आपके एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा, तो आप क्या करते हो? पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हो। तो वही रीजन आपको यहां लिखना है। लिखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लिखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स क्या? चेंज जो होते हैं, चेंज मेड इन पार्टनरशिप, चेंजेस मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, ड्यू टू, अब सारे रीजन यानी लिखेंगे, मेड इन, अरे पार्टनरशिप लिखो ना, पार्टनरशिप, चेंजेस मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू मेनी रीजंस। अब आप चाहो तो कुछ रीजंस के एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला आपको एग्जाम्पल कि अगर 90 से अब की बार 90 पार, उसकी तैयारी कर रहे हो तो पूरा लिखना। एग्जाम्पल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं रीजन। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो गई, एसेट्स की, एसेट्स, ठीक है। चलो 23, बस सारे नहीं लिखने एक्सेट्रा, क्योंकि इसलिए ऊपर मैंने रीजन लिखे थे। चलो 23 देखो फटाफट। Why it is compulsory to give a public notice about its own retirement by an active partner? अच्छा मैम, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, क्यों? अरे भाई, अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो आप पार्टनरशिप फर्म में रिस्पॉन्सिबल हो, आपके प्रति कुछ लाइबिलिटीज है एक्सटर्नल पार्टीज की, बाहर वाले लोगों की, बिजनेस के बाहर। आपने लोन ले रखा है 10 लाख का, अच्छा आप बोल रहे हो कि चलो मैं तो आज पार्टनर, दोनों पार्टनर को, 3 पार्टनर हो ABC, पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया बैंक से 1 लाख का। अब बैंक को तो पता है भाई तीनों मिलके चुकाएंगे, क्योंकि पर्सनली भी लायबल कर सकते हो। अब बाद में 2 पार्टनर बोल रहे हैं हम तो जा रहे हैं, या एक पार्टनर बोल रहा है मैं तो जा रहा हूं,
और लेकिन उसने बैंक को इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो बैंक उसको भी लाइबल पर ठहरा सकता है। तो आप, इसलिए उन्होंने बोला आप किस किस को जाके इंफॉर्मेशन दोगे, तो आप क्या करो, पब्लिक नोटिस दे दो एक, ठीक है। तो उसको यही माना जाएगा कि आपने सारी पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया है। तो लिखो एन एक्टिव पार्टनर, लिखो एन एक्टिव पार्टनर, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर है मतलब उसके कारण उसका बिजनेस चलाने में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। एन एक्टिव पार्टनर जो रूटीन एक्टिविटीज को ध्यान रखता है, इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट, खुद के रिटायरमेंट का, रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट, बिकॉज लिखो, बिकॉज he is responsible for the liabilities towards third party। एक्सटर्नल पार्टी को क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी, टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, या एक्सटर्नल पार्टी भी लिख सकते हो, टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल पार्टीज, थर्ड पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटी अदर देन रिटायरमेंट, ठीक है। बस इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। एन एक्टिव पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज, ओके। तो इसलिए उसको पब्लिक नोटिस देना कंपल्सरी, अदरवाइज वो जाने के बाद भी रिस्पॉन्सिबल बना रहेगा। इफ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज if without notice he leaves, then the external party can hold him liable even after his retirement। if you want to write then write it now, पूरा आंसर लिखना है तो। if he do not give, लिखो, if he, मैंने लिख रही, आप लिखो अपना, if he do not give public notice then he can be held liable towards the responsibility of third party even after his retirement, ओके। तो रिटायरमेंट के बाद भी उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो उस फर्म से रिटायर हो चुका हूं, आपको वो लाइबल ठहरा सकते हैं, ओके। चलो, इफ यू वांट टू राइट होल आंसर 1 मार्क्स का है तो पूरा लिखो। जिनको 9 अभी बोला, जिस 90 अब की बार 90 पार, तो फिर पूरा आंसर लिखना, ठीक है। जितना मैंने लिखवाया वो भी लिखवा इसलिए रही हूं ताकि मुझे भी पता चले कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लिख लिया, 23 लिख लिया। 24, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये तो बताओ। अब ऐसा नहीं है पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई, बंद हो गई, इज अ डिसोल्यूशन फर्म, all the activities are dissolved। चलो लिखो 24, what is dissolution, when partnership firm lose यानी खो देती है, loses its existence, अपना existence lose कर देती है, then it is known as forever, हमेशा के लिए, then it is known as dissolution of a partnership firm। now there is, लिखो सच्ची बताओ, ठीक है लिखवाती हूँ, चलो लिखो। व्हेन पार्टनरशिप फर्म, बहुत परेशान करते हो तुम लोग, पार्टनरशिप फर्म, फिर लिखवा रही हूँ, फिर प्रॉमिस करो कि सब्सक्राइब करोगे चैनल, ठीक है लिखवा देती हूँ, फिर तुम भी क्या याद रखोगे। व्हेन पार्टनरशिप फर्म लॉसेस इट्स लीगल, हिज नहीं लिख सकते, वो लड़का लड़की थोड़ी है, इट्स लीगल एग्जिस्टेंस forever, ठीक है। this is known as it is known as dissolution
डिसोल्यूशन ऑफ किसका? पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, हाँ मतलब पार्टनर्स के बीच में अब फ्यूचर में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी कहां से आ गया? कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया? 24 हो गया। 25। हाउ वुड यू डील विद द बैड डेट रिटर्न विच इज अर्लियर रिटर्न ऑफ? ये पार्टनरशिप के लिए पूछ रहा होगा क्योंकि 11th का तो पूछेगा नहीं। 11th में होता तो आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू बीडीआर, पर सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ी, हमारे तो है ही दो बुक पार्टनर्स की, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, तो पार्टनर्स के हिसाब से सोच के इसका आंसर देना। ठीक है, तो कैसे बैड डेट रिटर्न को कहां लिखते हो आप? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। रिवैल्यूएशन के इनकम मान लेते हो ना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, तो लिख लो, लिख लो बैड डेट रिटर्न विच इज अर्लियर राइट ऑफ विल बी कंसीडर एज, मैं इट इज लिख देती हूं, आप पूरा लिखोगे। ठीक है, इट इज कंसीडर एज profit, consider as profit for the company, for company नहीं, for the partnership firm, the partnership firm, and which, अब कहाँ लिखा जाता है वो भी बता दो। and which is, and it is written, which मत लिखो, and it is written, मिलता क्यों नहीं है? पता नहीं, चलो अपन तो लिख लेते हैं। एंड इट इज रिटर्न, पेन भी बदल दो, 1 मिनट हट जाएगा ना। इट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ, ये कुछ नहीं है ना, ये मत लिखना, क्रेडिट साइड ऑफ, 1 मिनट रुको बच्चों, पेन लेनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट, रुको कुछ हुआ है, कुछ नहीं है, डू नॉट कंसिडर दिस। ठीक है, मैं पेन ही ले लेती हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लिख लो। 25 हो गया, 26, हाँ वही प्रॉब्लम, एप्पल वाला टैबलेट, उसमें लिखने में मुझे बहुत जोर आता है, मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। अब तो आप भी जान गए हो मेरे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन? 25 डन। 26, हु इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर? बताओ कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? जो क्या देते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, लेकिन बाय वे ऑफ बाइंग डिबेंचर्स, डिबेंचर खरीदते हैं और हमें पैसा देते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो लिख दो, लिख दो, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स आर द पर्सन, कंपनी भी हो सकती है दूसरी कोई, और इंस्टीट्यूशन। लिख के बताओ मैडम, वेरी गुड। लिखो डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स आर द, फिर बोलना मत मेरे को वीडियो लंबा हो जाए तो, ठीक है, क्योंकि मैं लिख रही हूं। डिबेंचर होल्डर आर द पर्सन, अरे 1 मिनट रुको, are the person or institution
इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। आर द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन हु गिव्स लॉन्ग टर्म देते हैं वो, लॉन्ग टर्म, ये फिर मिट जाएगा क्या? ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? रुको बच्चों एक मिनट, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालने दो। भाई तो रुक जा, मेरे को नहीं लिखना तुझ पे। Who gives long term loans? Who gives long term loans? ठीक है, किसको? टू अ कंपनी, टू अ कंपनी बाय वे ऑफ बाइंग, चलो आ गई मेरी स्पीड, लिखो बाइंग इट्स डिबेंचर। अल्ले बोलते ही नजर लग गई तुम लोगों की। बाइंग इट्स डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, वो पेन लेंगे ही नहीं अब, हम यही वाला रेड पेन से ही लिखते हैं। रेड पेन से उस पर स्टॉप लगाते, रेड कलर मतलब स्टॉपेज। चलो 27 आ जाओ मेरे साथ फटाफट। 27 पे कहा, कितने ऊपर चला गया? हु इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर, हो गया। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से क्या इंडिकेट किया जाता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी, लिखो ऑफ अ बिजनेस, तो लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो indicates इंटरेस्ट, आप पूरा लिखना, मेरे जैसे मत लिखना, कवरेज रेशियो इंडिकेट्स क्या? इंटरेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी, indicates interest capacity of a company, of a business और of a company, ठीक है, जिस भी बिजनेस का निकल रहा हो। 28 ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, फटाफट आ जाओ 28 पे। What is cash flow statement? The statement which shows all the cash activities in the business, inflows as well as outflows, is known as cash flow statement. And हम क्यों बनाते हैं? So as to check where the cash in मतलब आया business में, so as to check where the cash comes in the business and where the cash is going out from the business. So लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows all cash inflows or outflows, और मत लिखो एंड लिखना, एंड outflows, cash inflows and outflows from the business for a particular period, जिस पीरियड का बना रहे हो, है ना, for a particular period। आप साथ में ये भी लिख सकते हो, इट ऑल्सो वाइफकेट
क्योंकि हम 3 एक्टिव में बांट देते हैं, इट ऑल्सो बाइफरकेट, it also divide all the, bifurcate लिख लो, divide लिख दो, it also divide all the cash inflow and outflow. कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो हमें कैश बुक से भी मिल जाता है, इसलिए मैं ये लिखवा रही हूँ, तो कैश अकाउंट भी तो यही काम करता है, इसलिए मैं इट ऑल्सो बाइफरकेट, आइदर इट ऑल्सो डिवाइड all the cash inflows and outflows in 3 activities that is operating activity, financing activity, financial activity या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और लास्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एज पर देयर नेचर, अब ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग आप उसको ऑपरेटिंग, फाइनेंस या इन्वेस्टिंग में रखते हो, एज पर इट्स नेचर। जैसे एसेट परचेज करी तो किस में आती है, जैसे मैंने मशीनरी परचेज करी तो फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में, और शेयर इशू किए तो फाइनेंसिंग में। ठीक है, चलो ये हो गया लास्ट। व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लो यही पूछ लिया, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा ये 20, रुको कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये तो 29 था, 28 छोड़ दिया क्या हमने, हाँ 28 छोड़ दिया, 29 था, तो पहले 30 लिखवाती हूँ, 29 के बाद 30, फिर 28 रह गया, वो लिखवाती हूँ बाद में, इसको 29 कर लो, 29 है ये। ठीक है, चलो 30। व्हाट इज, बताओ व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस अभी तो बताया परचेज एंड सेल्स ऑफ असेट्स, लिख लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज means purchase and sales of long-term investments. This activity means purchase and sales of long-term investments. अब एग्जाम्पल करके लिख देना, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट लिखवा दिए, और या फिर ऐसे करके लिख दो, और एसेट्स। इन्वेस्टमेंट भी तो खरीद सकते हो आप कहीं के, वो भी तो आपके इन्वेस्ट, किसी और कंपनी के मैंने शेयर खरीदे, ठीक है, तो उसके लिए तो फाइनेंसिंग है, मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदे मैंने खरीदे किसी और कंपनी के डिबेंचर, तो मेरे लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सामने वाली कंपनी के लिए क्या हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, एसेट्स। एग्जाम्पल लिख दो, परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा आए, इनफ्लो हुआ, बताओ आउटफ्लो हुआ, परचेज ऑफ मशीन, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, काका लग रहा है आपका, जो है ना आपको मशीन भी देगा, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो आपको मशीन भी देगा और आपको पैसे भी देगा, आउटफ्लो हुआ। ठीक है, दूसरा लिख दो, डिबेंचर परचेज, एक कंपनी दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स भी तो परचेज कर सकती है, ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, मैंने दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब हमारा बच गया क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। चलो ये रहा, कितने ऊपर चला गया। When the change in stock is negative, whether it is added to the COGS or deducted, बताओ अगर हो रहा है क्या, मतलब आपका क्या नेगेटिव आ रहा है, चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में है, तो आप क्या करते हो, डिडक्ट करते हो या ऐड करते हो COGS में, डिडक्ट करते हो, तो डिडक्टेड। तो द चेंज इन स्टॉक, इफ द चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव, then it is deducted from the cost of goods sold। लिख लो फटाफट। अच्छा ये भी लिख के बताऊं, वेरी गुड, लिखो when change in stock, चलो वन शॉट भी तो बनाना है, मुझे लिखना तो पड़ेगा ही।
देखो व्हेन चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव इट इज डिडक्टेड फ्रॉम COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, होप यू हैव रिटन ऑल द आंसर्स विथ मी। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मत बोला मैम इतना लंबा वीडियो कर दिया, तो तुम मेरे से लिखवाओगे तो यही होगा। और जो भी आपको भी पता है कि एप्पल का टैबलेट हो तो मेरे को तकलीफ होती है। ठीक है, अगली बार प्रॉमिस करती हूँ दूसरे टैबलेट के साथ मिलूंगी जहां पे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है। ओके, तो देखो आप एक और चीज इस चीज से सीख सकते हो। आप देख रहे हो व्हेन आई एम यूजिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स तो मेरी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है, राइटिंग बिगड़ जाती है ना। तो आप भी अगर पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी बहुत ही इजी है, फटाफट देख लेते हैं। स्टेट द फॉर्मूला फॉर अ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो फटाफट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो लिख लो, यही लिख देती हूं मैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 21। सो आंसर इज 21। सुपर प्रॉफिट लिख लो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। आप पूरा लिखना है एवरेज, एवरेज प्रॉफिट माइनस, मेरे को आपको फटाफट कंप्लीट कराना है। आप मुझे टारगेट देते हो 10-10 मिनट के, तो मैं क्या करूं। ठीक है, इसलिए मैं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करूंगी, आप नहीं करेंगे। 21, 22 आंसर पूरा लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो किसमें बांटते हो, फटाफट बोलो। पार्टनर्स में बांटते हो, किसमें, एग्जिस्टिंग पार्टनर में या ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लिख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड इन, यहां से लिखती हूं मैं, ट्रांसफर्ड इन, बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आइदर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their old profit sharing ratio, in their old ratio, old profit sharing ratio पूरा लिखना, पूरा स्टेटमेंट बना के लिखना, मेरी जैसे मत लिखना। चलो 23 आ जाओ फटाफट। In partnership D, if partnership deed is silent, at what rate of interest is payable per annum on unpaid amount payable to the retiring partner। तो retiring partner को आपने जो पेमेंट नहीं किया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देते हो, 6%। इससे पहले वाले पेपर में भी पढ़ा था। और पर एनम, तो पूरा आंसर लिखना, क्वेश्चन में से आंसर लिखना। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। पूरा आंसर लिखना। ठीक है, चलो 24 ऐसे मत लिख के आना बच्चों, आधा नंबर चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा चाहिए तो पूरा लिखना। ठीक है, मेरे को फॉलो मत करना, मेरे को फॉलो तो करना, सब्सक्राइब करना है, लेकिन कॉपी मत करना। ठीक है, ऐसे मैं आपको अभी शॉर्ट में रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए फटाफट करवा रही हूँ। हु हैज टू बियर अ डिसोल्यूशन एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। बोलो, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कौन बियर करता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस फर्म बियर करती है, फर्म ही तो देती है, तो आप सबसे पहले ही डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट करते हो। तो लिख दो पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो आप पूरा लिखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस has to be bear by at the time of dissolution bear by the partnership firm। ओके, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। आप बोलना मत कि मैम अल्टीमेटली बर्डन तो पार्टनर्स पे ही आता है, पर यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फर्म लिखना है। बाय व्हाट अदर नेम इज रियलाइजेशन अकाउंट नोन। तो हमने रिवैल्यूएशन का देखा था शायद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रियलाइजेशन पूछ रहा है। तो रियलाइजेशन का नाम नॉमिनल अकाउंट होता है वो, तो लिख लो नॉमिनल अकाउंट। तो द अदर नेम फॉर रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, और रिवैल्यूएशन का P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड। 26 व्हाट इज डिबेंचर, बताओ व्हाट इज डिबेंचर, ये तो कल भी लिखवाया था। इट इज अ लॉन्ग टर्म जो हमारे कंपनी में लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर बाय या जो बोरिंग देते हैं कंपनीज को, लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं कंपनीज को बाय वे ऑफ परचेजिंग डिबेंचर्स। तो लिखो अ पर्सन हु प्रोवाइड, कल भी लिखवाया था फिर वापस लिखवा देती हूँ, अ पर्सन हु प्रोवाइड
long term loans to the company or firm, क्योंकि हम तो यहाँ फर्म की बात कर रहे थे तो मैंने कंपनी लिख दिया, तो फर्म और लिख देते हैं। पर्सन हु प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू अ कंपनी और अ फर्म बाय, किस रूप में? बाय वे, क्योंकि वो तो बैंक भी हो सकता है ना, इसलिए लिखना पड़ेगा बाय वे ऑफ परचेजिंग। क्या परचेज करते हैं वो? डिबेंचर। बाय वे ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग लिखना, परचेजिंग डिबेंचर्स। ठीक है, तो दोज आर नोन एज डेट, उनको डेट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये यही पूछा था, व्हाट इज डिबेंचर। ठीक है, चलो राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखो 27। बोलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, फटाफट बोलो। चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है लिखो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू इंटरेस्ट, अब मैं इंटरेस्ट ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, लिखो नेट प्रॉफिट जो होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड लिखने की जरूरत नहीं है, टी, तो आप पूरा लिखना, यह है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप ईबीआईटी भी लिख सकते हो, एक काम करो ईबीआईटी लिखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, और इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो बता, मतलब प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट ले जाता है, तो इसलिए ऊपर प्रॉफिट रखो और नीचे इंटरेस्ट रख दो। लॉन्ग टर्म डेट्स, डिबेंचर्स भी आते हैं इसमें। ठीक है, 28 ऊपर पूरा लिख देना। ये तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28, इन विच फॉर्म रेशियो कैन बी प्रेजेंटेड। बताओ आपने कितने सारे रेशियो निकाले, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, वेरी गुड, और टाइम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो पूरा लिखना। दे आर प्रेजेंट, सम फॉर्मूलाज आर प्रेजेंटेड इन परसेंटेज, in term of times, in term of ratio में भी तो होते हैं, in term of day, week, डेटर्स, वो क्रेडिटर्स कवरेज रेशियो और डेटर्स कवरेज रेशियो, वो साइकिल पीरियड जो होती है डेटर्स की, वो डे, वीक और मंथ है। क्या है? डे, वीक और मंथ्स है। ठीक है, इन सब में प्रेजेंट किए जा सकते। फ्रैक्शंस, रेशियो फ्रैक्शंस ही तो होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस लिखो, रेशियो लिखो। चलो 29 पूरा लिखना पर आंसर। ठीक है, रेशियोज कैन बी प्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स, फिर लिख देना 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट रिकॉर्डेड। बताओ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कहां पर रिकॉर्ड की जाती है? कैश फ्लो की बात कर रहा है, कैश फ्लो में कहां पे? कैश आउटफ्लो है, वेरी गुड, लेकिन रिकॉर्ड कहां पे की जाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इट इज अ कैश आउटफ्लो, एज कैश आउटफ्लो। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज कैश आउटफ्लो, तो लिख देना द सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट आर रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज कैश आउटफ्लो। एसेट है तो मैंने पहले भी बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब शेयर इशू करते हो तो फाइनेंसिंग वगैरह में आते हैं, डिबेंचर इशू किया, शेयर इशू किया, यानी आपके बिजनेस को लोन लिया, ये सब फाइनेंसिंग में आएंगे। इन्वेस्टिंग में आपने एसेट खरीदी, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आप अपन ने किसी और कंपनी का या फिर कोई फिक्स एसेट खरीदी, वो सब इन्वेस्टिंग में आते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन विच एक्टिविटी इज द पेड डिविडेंड रिकॉर्डेड। डिविडेंड आप पेमेंट करो, यानी किसी व्यक्ति ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, तो आपके लिए उस पे मतलब आपको फाइनेंस मिला ना काम करने के लिए, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और पेड है तो आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो, तो किस में आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज डिविडेंड पेड है तो कैश आउटफ्लो, पूरा लिखना। ठीक है, डिविडेंड पेड डिविडेंड इज रिकॉर्डेड एज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज कैश आउटफ्लो। ठीक है, पूरा लिखना। और आपने मेरे को 10 मिनट का टारगेट दिया था, मैंने 9 मिनट में
खल्लास एक लिस्ट मिली है जिसमें आप जो लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट कर रहे हैं उसकी लिस्ट मुझे बना के दी गई है उन के नाम की। और एक ने तो ये भी लिखा था कि मैम मेरा नाम जरूर लेना, और उसका नाम आ रहा है क्रीडेस करके। हमने उसको कमेंट बॉय नाम दे दिया क्योंकि बहुत सारे उसके कमेंट आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपका नाम ले दिया है क्योंकि आपने अपना नाम नहीं लिखा पर कमेंट बॉक्स में। और भी बहुत लोग हैं, स्नेहा है, कार्तिक है, अंशिका, उर्वे, संगीता, बहुत सारे नाम है, मैं सबके नहीं ले पाऊंगी, पर थैंक यू ऑल ऑफ यू। पायल, एक तूफान, सोहा, किंजल, चेतन, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप इतने प्यार से देख रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इतने सारे वीडियो देख रहे हो। और प्लीज हम जिस स्लोगन पे मैं उतरी हूँ आप भी मेरे साथ उतरो, सबका साथ सबका विकास, और इस बार 90 पार। ठीक है, तो आप प्लीज ये वीडियोस आप कम से कम एक एक वीडियो 5-5 लोगों को, आपके क्लासमेट्स को शेयर कर दो। आपके लिए तो बहुत इजी है क्योंकि आपके पास नॉर्मली बच्चों के नंबर्स होते हैं, मैं सबके पास नहीं जा सकती, इसलिए आप शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज कमेंट मी कि आप कितने वीडियोस देख रहे हो और आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, आपको क्या मेरी हेल्प चाहिए आपके एग्जाम इस बार 90 पार करने के लिए। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। ठीक है, चलो आ जाते हैं फटाफट हमारी स्क्रीन पर। पीछे हमारी स्क्रीन चल रही है तो स्क्रीन ब्रॉड कर लेते हैं। आ जाओ। द फर्स्ट, अब देखो, अभी किसी ने ये भी लिखा था मैम क्या हमको पीडीएफ मिल सकता है सेक्शन बी का, पेपर 1 to 6? जरूर मिल जाएगा। जैसे इको में सर आपको, इको एंड बीएस के लिए सर आपको पीडीएफ दे रहे हैं, अकाउंट्स के भी हम आपको दे देंगे, पर आप थोड़ा सा टाइम हमको दो, हो सकता है कल या परसों तक मैं आपको पेपर 1 to 6 के थ्योरी क्वेश्चन के सारे पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, सेक्शन बी। इसलिए मैंने लिखा नहीं है इस बार, डायरेक्ट यहाँ पे बना लिया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी नहीं हो। चलो आ जाओ। व्हाट इज गुडविल, बताओ व्हाट इज गुडविल। ये तो आपको पता है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट होती है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट जो क्या शो करती है, कंपनी की, मार्केट की क्या शो करती है, रेपुटेशन शो करती है। तो शो, हम हाइलाइटर ले लेते हैं, शो द रेपुटेशन ऑफ अ मार्केट और अ फर्म इन द मार्केट। ठीक है, तो बिजनेस की रेपुटेशन, प्रेस्टाइज शो करती है। ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, एंड इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, एसेट साइड पे शो किया जाता है। तो जितना भी आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपेसिटी या आपके प्रॉफिट से ऊपर कंपनी कमा रही है एक्चुअल प्रॉफिट से, वो सब क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू अ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबाउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा जो आप कमा रहे हो वो सब आपकी रेपुटेशन के कारण है। ठीक है, चलो नंबर 2 पे चलते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अभी मैं खाली आपको समझा देती हूँ, तो आप 10 मिनट सुन लो और फिर आप लिंक इसी वीडियो के लिंक में जाकर आप वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, डाउनलोड करोगे डाउनलोड भी हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन एंड रिवैल्यूएशन। तो रिकंस्ट्रक्शन, एनी चेंज इन द एग्जिस्ट, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पार्टनरशिप को क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है, तो उस केस में आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो। कोई पार्टनर का डेथ हो गया है तो उस केस में। ठीक है, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑल्टरिंग द रिलेशनशिप, और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। किसी के जाने से हो सकता है, किसी के आने से हो सकता है, शेयरिंग रेशो चेंज करने से हो सकता है बिटवीन द पार्टनर्स व्हाइल द फर्म विल बी कंटिन्यू, लेकिन आपका बिजनेस रिमेनिंग पार्टनर वैसा का वैसा कंटिन्यू करेंगे। और रिवैल्यूएशन, ये था रिकंस्ट्रक्शन। अब रिवैल्यूएशन क्या होता है, एंड स्पेशल अकाउंट इज ओपन। रिवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, एक अकाउंट ओपन किया जाता है, नाम होता है उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट या लाइबिलिटीज, यानी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। क्योंकि आप नॉर्मली अभी तक कहाँ पे शो कर रहे थे, बुक वैल्यू पे शो कर रहे थे, अब आपको एसेट्स को काय पे शो करना है, आपको मार्केट वैल्यू पे शो करना है। व्हाई, क्योंकि यू वांट टू एंटर सम पर्सन टू कम इन योर बिजनेस एज अ पार्टनर, और यू वांट टू रिटायर एनी पर्सन फ्रॉम योर पार्टनरशिप फर्म, तो उसको हमको पैसा देना, चुकाना पड़ेगा। अगर जा रहा है तो उसको चुकाना पड़ेगा, कोई आ रहा है तो पैसे लेकर आएगा। उसके लिए हमें अपनी बिजनेस का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आप एक अकाउंट ओपन करते हो जिसमें सारी एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू पर ले आते हो। तो स्पेशल अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके,
डन। चलो, दोनों अलग अलग पूछे तो वैसे तो एक ही होते हैं दोनों। नेक्स्ट, स्टेट द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में रिटायर हो सकता है, तो बताओ। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जा सकता है, और वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन। आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, यू वांट टू लीव, आप फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन शिफ्ट हो रहे हो, आप अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हो, आप विद फैमिली यहाँ से जाना चाहते हो, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आपको देना द सर्कमस्टांसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप is as follows. First is as per Indian Partnership Act, जो पार्टनरशिप एक्ट में जो रीजंस लेके हैं उसके कारण जा सकते हो, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन के कारण भी जा सकते हो। ठीक है, भले मैं आपको समझा रही हूँ पर लिखना तो आपको इसी लैंग्वेज में पड़ेगा। समझा इसलिए रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएगा अभी के। चलो 24 आ जाओ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि आगे पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी अब पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, आपका और पार्टनर्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो आप थियोरी में पढ़ लेते हैं। व्हेन द बिजनेस इज closed down due to retirement, not closed down due to retirement, death or insolvency of a partner, or due to any other reason, remaining partner keep business continue, it is a dissolution of old partnership. अच्छा सुनो सुनो सुनो, रुको, मैंने अलग पढ़ा क्या। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अच्छा, सुनो, फर्म की नहीं बात कर रहा है ये, हम दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। आपका चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, ये है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप? व्हेन द बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन, अगर किसी पार्टनर के जाने से, किसी पार्टनर के डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी होने से फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, फर्म ऐसे ही कंटिन्यू बिजनेस करती रहेगी, रिमेनिंग पार्टनर उसको वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, तो इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में पहले वाला रिलेशन नहीं रहेगा, अब दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। देखो मैंने भी उसको गलत ही पढ़ा था। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम का प्रेशर होता है। अभी मेरे पास कौन सा प्रेशर है कि आप मुझे टारगेट देते हो 10 मिनट 15 मिनट में कंप्लीट कराने का, वो प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आई अपोलोजाइज सॉरी फॉर माई मिस्टेक। चलो, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो कौन कौन से मेथड होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के? तो आप एग्रीमेंट के कारण डिसोल्व कर सकते हो, डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट है, पहले लिखा था भाई आप और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो एज पर द एग्रीमेंट। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप डिसोल्व कर सकते हो, कोर्ट आपको ऑर्डर दे दे, नोटिस दे दे। ठीक है, और डिसोल्यूशन एज पर द एक्ट, और डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी और इवेंट। कुछ ऐसा हो गया फर्म में कि जिसके कारण अब हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये सारे रीजन होते हैं। नॉर्मल डिसोल्यूशन रीजन जो दे रखे हैं ये फर्स्ट वाले में दे रखे हैं। और दूसरा, अगर कोर्ट आपको ऑर्डर कर देती है, जैसे कई बार होता है कि आप बहुत सालों से लॉस में चल रहे हो, तो कोर्ट भी आपको क्या कर देती है, ऑर्डर दे देती है, भाई इतने साल तक इकोनॉमी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस 10 साल 15 साल 20 साल से लॉस पे चल रही है तो हमारी इकोनॉमी पे भी उसकी असर होती है। तो कोर्ट आपको कुछ सालों की या तो मोहलत देके के बंद करने को बोल देती है, और कभी कभी तो डायरेक्ट। इसलिए बहुत सारी पब्लिक कंपनी, आप लोगों को पता है पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं था, आपका लिबरलाइजेशन नहीं था, उसके कारण गवर्नमेंट सारा कंट्रोल अपने पास रखती थी। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज के कंट्रोल को किसको दिया, प्राइवेट को दिया, और वो गवर्नमेंट कंपनीज क्या हो गई, बंद हो गई। तो आपने बहुत अपने दादू से, नाना से, या उनके भी बड़े जो हैं उनसे सुना होगा कि हम उस गवर्नमेंट कंपनी में काम करते थे, पर अब तो वो बंद हो गई है, प्राइवेट को हैंड ओवर हो गई। तो कैसे कैसे बंद हो सकते हैं? बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, बाय नोटिस और नोटिस गिवन बाय द कोर्ट। ठीक है, बाय द कोर्ट बंद कर दे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन। ये हो गया। राइट द टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इतना इजी है, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब आपने सिक्योरिटी देकर, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखी और फिर सामने वाले से डिबेंचर इशू करके
पैसे लिए हैं, जैसे मैंने डिबेंचर होल्डर को बोला भाई मेरा ऑफिस मॉर्गेज रख ले, मेरा ऑफिस सिक्योरिटी पे रख ले और अब मेरे डिबेंचर्स ले ले, तो उसको बोलेंगे सिक्योर डिबेंचर। और अनसिक्योर डिबेंचर जब कोई चीज मॉर्गेज नहीं रखी हो, सामने वाला आप पे भरोसा करके आपको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और आप उसको क्या इशू कर रहे हो, बाय वे ऑफ डिबेंचर इशूइंग। ठीक है, सिंपल भी बोलते हैं इसे, नेक डिबेंचर भी बोलते हैं इसे, और सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर भी बोलते हैं। 27 पे आ जाओ। व्हेन इज रेशो यूजफुल, रेशो कब यूजफुल होते हैं? रेशोज आर यूजफुल व्हेन दे आर कंपेयर विथ एनी स्टैंडर्ड। विथ एनी स्टैंडर्ड मतलब आप जब भी किसी चीज को कंपेयर करते हो तो दोनों का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे मैं बोलूं कि मेरे सेकंड स्टैंडर्ड में मार्क्स, मतलब आप एक काम करो, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, आप और आपका छोटा भाई या बहन, वो मानो आप 12th में हो और वो अभी 3rd में है, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो उसके 90 प्लस आ रहे हैं, आप 70 60 50 पे अटकते हो, तो आपकी मम्मी बोल रही तू पढ़ता नहीं है, देख वो कितना अच्छा पढ़ता है, तो आप बोलोगे उसको 12th में आने दो, फिर पता चलेगा आपको। पर आपके साथ रितु मैम है, डोंट वरी, आप जवाब देना इस बार मेरे भी 90 पार। ठीक है, ये था मजाक का फॉर्म, लेकिन आपको कंपेयर करने के लिए दोनों का स्टैंडर्ड क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो रेशियोज आर यूजफुल व्हेन दे आर कंपेयर्ड विथ एनी स्टैंडर्ड। एग्जांपल, कंपैरिजन विद अ रेशियो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर्स। कंपैरिजन किस में बीच में होना चाहिए, दो कॉम्पिटिटर के बीच में। मेरा बिजनेस और मेरे बिजनेस से आप जीडीपीएल वाले का बिजनेस कॉपी कर रहे हो, मतलब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हो, अरे इंडस्ट्री अलग है भाई, वो मेरा कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो आप क्यों उसके साथ, मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। रेस्टोरेंट बिजनेस, क्या मेरी सर्विस इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट भले सर्विस इंडस्ट्री है, पर हम दोनों की इंडस्ट्रीज अलग है, तो उन दोनों का कंपैरिजन हो नहीं सकता। फिर रेशियो कंपेयर्ड विथ रेशियो डेवलप्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, और जो भी बिजनेस एंटिटी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं उससे भी रेशियो कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, What is liquidity? Liquidity क्या होता है बताओ? Liquidity means ability of a business unit to pay a short term liability, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट जितना होता है बिजनेस के पास, यानी शॉर्ट टर्म ऑपरेशन, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को कितनी जल्दी आप वापस पे कर सकते हो, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज कैश फ्लो। सांस भी नहीं लेने देते, 12 मिनट हो, देखते ही मेरे को ऐसा होता है फटाफट खत्म करो। कैश फ्लो मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइदर यू कैन राइट कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ कैश। तो कैश फ्लो is a statement, या cash flow statement is a statement which shows the cash inflow and outflow of any business transaction in a business। ठीक है, तो कैश फ्लो मीन्स, अब इससे स्टेटमेंट नहीं पूछा, कैश फ्लो पूछा, इसलिए ऐसा लिखा गया। कैश फ्लो मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी अगर आप चेक से भी पेमेंट कर रहे हो तो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, सिर्फ कैश ही नहीं, इसलिए कैश इक्विवेलेंट लिखा है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस कंटिन्यू, बिजनेस करने से आपको जो जो इनकम और एक्सपेंस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, जिसके कारण आप जाने जा रहे हो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस मेन एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न अ इनकम। जैसे मैं अब मेरी, अगर आपको 10 बार बोलती हूँ कि मेरी कौन सी सर्विसेज है, हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, स्टेट बोर्ड सीबीएसई एज वेल एज सीए। ठीक है, तो हम ये क्लासेस देते हैं, तो ये मेरी क्या है, इससे जितनी मुझे इनकम होगी ये सब मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी, इससे जो मैं काम कराती हूँ वो सब मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी। विच आर नाइदर, जो इन्वेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए और फाइनेंसिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस मैं बैठी क्यों हूँ, क्या एक्टिविटी करने बैठी हूँ, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न इनकम। ओके, जैसे मेरी क्या है, 11th 12th कॉमर्स एंड सीए। तो अगर आप आगे सीए का, ये इसलिए बताया एग्जाम्पल, देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के साथ साथ थोड़ी हिंट भी देती हूँ। बच्चों, अगर आपको हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे साथ, इस साल तो, ये साल तो ऑफकोर्स खत्म हो गया है, पर आप हमारे साथ सीए में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका थोड़ा भी इरादा है सीए करने का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर कंसीडर करेंगे। और आप हमारा नंबर आपको चैनल के
चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा नंबर ले लीजिए और आप उसको सेव कर लीजिए एज अ सीए क्लासेस। और आपको कोई भी इवन सेमिनार्स भी होते हैं यहाँ पर कि कॉमर्स में क्या क्या फील्ड हो सकते हैं, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो हमारे साथ सीए फैकल्टीज भी जुड़ी हुई है और आपको अगर सीए करने का गुडविल बोलो कौन सी एसेट है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। कैसा बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछते हैं मैम, एग्जाम में तो ऐसे पूछते ही नहीं है। हाँ ये भी है, नहीं ऐसा नहीं है, इजी भी पूछता है टफ भी पूछता है, डिपेंड्स। ठीक है, कौन देखो जो लोग ये बोलते हैं ना, 1 मिनट रुको खाली मेरे को ये फोन देखने दो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि इसमें से 90% आ जाएगा, इसमें से 70% हो जाएगा, मैं बोलती हूँ मेरा एक फिक्स डायलॉग है, बुक में से 100% आ जाएगा, सिंपल। तो बुक में से 100 क्यों पूछते हो, मेरे को समझ नहीं आता। आप यही क्यों पूछते हो कि क्या आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं? मैम प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं क्या आप? अरे क्या सिली बात है, इंपॉर्टेंट बुक दे सकती हूँ, दूं मैं इंपॉर्टेंट बुक? पूरे साल दी आपको इंपॉर्टेंट बुक्स, बुक में से 100% पेपर आ जाएगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा बुक के अलावा, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, 100 नंबर का पेपर है, हर जगह से कुछ ना कुछ उठाएंगे तभी 100 नंबर का पेपर बन पाता है। आप खुद बैठो एक दिन 100 नंबर का पेपर बनाने, तो आप एक चुटकी भर क्वेश्चन भी नहीं छोड़ पाओगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ पाओगे। 100 नंबर का पेपर, आपकी बीए इको की बुक तो इतनी पतली पतली है, उसमें से बनाना ही टफ होता है। लगता है यार क्या दे इसमें से, कि एक ही चीज के कितनी बार क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे बेटे को है ना, मैं लर्न कराती हूँ ना, तो उसको बोलती हूँ, मैं उसके लिए एक वर्कशीट बनाती हूँ एग्जाम से पहले, और उस वर्कशीट में आपको यकीन नहीं मानोगे कि मैं सब कुछ लिख देती हूँ, ज्यादातर सारे क्वेश्चन। तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो छोटे वाले में भी ज्यादातर कवर हो रहे होते हैं, तो जो छोटे बड़ों में कवर हो रहे हैं उनको छोटों में से हटा देती हूँ, फिर वो बड़ों में कवर हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे बच रहे हैं वो छोटों में रख देती हूँ। और इस तरीके से मैं उसको पेपर डिजाइन करती हूँ कि जो छोटे क्वेश्चन है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कवर हो गए, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाते हैं, उनको छोटों में से हटा देती हूँ। इस तरीके से मैं उसको कुछ पेपर डिजाइन करती हूँ, और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो सोचता है सिर्फ वर्कशीट लर्न करनी है मम्मी, पर आपको ये नहीं पता कि वर्कशीट के चक्कर में मैं उसको पूरा चैप्टर लर्न करा डालती हूँ। उसको तो इजी होता है, और मम्मी लास्ट में इंपॉर्टेंट वर्कशीट देती है और वो बहुत काम की होती है, और उसमें से ही मेरा पेपर आता है। अबे अब वो तो छोटू है, मैं उसको तो उल्लू बना सकती हूँ, पर आप तो बड़े हो, समझदार हो, ठीक है? इतनी छोटी बुक में से अगर मैं आपको 200 क्वेश्चन दे दूंगी, 300 क्वेश्चन दे दूंगी, तो उसमें से 100 क्वेश्चन डेफिनेटली उठ के आ ही जाने वाले हैं, है ना? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होते, सब कुछ आता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। फिर आप बोलो 80% पेपर वहीं से कवर था, अरे 200 क्वेश्चन मैं भी दूंगी तो 80 क्या, मेरे को लगता है 100% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है? पर 200 क्वेश्चन फिर मैं इतने स्मार्टली डिजाइन करूंगी कि आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी वर्कशीट में। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, तो अल्टीमेटली आपका पूरा बुक ही डिजाइन होता है वो, ओके? तो आप इससे अच्छा बुक कंप्लीट करो, और अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। आप ये मत सोचो नाउ इट्स टू लेट, कुछ लेट नहीं होता है, ठीक है? अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी अगर आप 7 से 8, आप देख रहे हो आज मैंने कितने वीडियो अपलोड किए, आप जाके देखो मेरे यूट्यूब चैनल पे। इवन 4 से 5 प्राइवेट में भी पड़े हैं, जो एडिटिंग वाली बंदा है ना वो जा चुका है, और मैं सुबह घर से भी काम कर रही थी। आपने देखा होगा मेरा जो बैकग्राउंड है वो घर का वॉल था, मेरे खुद के द्वारा डिजाइन किया गया था, तो येलो और रेड वॉल है, ठीक है? वो मेरे घर का बैकग्राउंड था, है ना? और अभी मैं ऑफिस में बैठी हूँ, थोड़ी देर पहले मैं एक क्लास में बैठी थी, तब मैं ऑनलाइन भी तो ऑफलाइन भी वो बच्चे टेस्ट दे रहे थे, और मैं साथ में उनको देख भी रही थी और वीडियो भी बना रही थी। समझ रहे हो आप? तो मैं आपके लिए कितना काम कर रही हूँ, है ना? आपकी तो एग्जाम है, तो आपको एटलीस्ट मेरे 3 गुना करना है, लेकिन अब भी आप 3 गुना कर लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप अब की बार 90 पार वाले स्लोगन पे खरे उतरोगे, ठीक है? तो इफ यू वांट अब की बार 90 पार, तो कम से कम ऑफिस बॉय, मतलब ऑफिस में जाते हैं ना, जैसे आपके पेरेंट जॉब करता है या कोई भी जॉब करता है, तो 8-8 घंटे नौकरी करनी होती है। तो आप भी अब की बार 8-8 घंटे अभी से लग जाओ
अभी से 8 घंटे लग जाओ, आज की डेट लिख लो 23 दिसंबर है और आपकी 26 फरवरी तक एग्जाम है, आप ये 2 महीने भी 8 घंटे काम कर लोगे ना, सिर्फ 8 घंटे मांग लो 24 में से 1/3, तो भी डेफिनेटली यू विल एबल टू अचीव वेरी गुड मार्क्स इन योर सब्जेक्ट्स। ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। 8 घंटे तो दे ही सकते हो आप पढ़ाई को, ठीक है। चलो आ जाते हैं हमारे फटाफट मेरे कॉपीराइट स्टेटमेंट पे। कौन सा है? वेरी गुड, ओके, लेट्स गो ऑन आवर स्क्रीन। पेपर नंबर 5 सेक्शन बी। पीछे बैकग्राउंड स्क्रीन चालू ही थी, बोलना चाहिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल? इतना बात कराती हो ना, नॉर्मल भी बात करूं तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये तो बच्चों जैसा टॉपिक है। ऑन विच सेक्रीफाइस रेशियो इज डिपेंडेंट? बताओ सैक्रिफाइस रेशियो किस पे डिपेंड होता है? सैक्रिफाइस रेशियो कब आता है? जब कोई नया पार्टनर आता है या फिर आपके पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है, तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जब भी तो चेंज लिया, और कोई व्यक्ति उसका गेन करेगा। कोई व्यक्ति मतलब बाहर का नहीं, आपका पार्टनर, ठीक है। कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। और अगर एडमिशन है तो नया पार्टनर आ रहा है तो बेचारा फोकट में तो काम नहीं करेगा ना, ठीक है। तो उसको क्या देना पड़ेगा? आपको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो आपको पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब आप उसको 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए जो भी दे रहे हो अपने हिस्से में से, तो आपके लिए वो क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग के रेशियो क्या होता है? चेंज इन द सेक्रीफाइस रेशियो इज द रेशियो, एक काम करो यहां से लिखना, the sacrifice ratio is the ratio in which old partners sacrifice their share of profit in favor of new, इसलिए मैंने और लिखा है। कई बार सिर्फ रेशियो चेंज होता है तो भी किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी का गेन होता है। और रिमेनिंग पार्टनर, इट इज कैलकुलेटेड व्हेन देयर इज चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो कोई नया आता है या फिर इफ यू आर चेंजिंग योर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन द सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड। ओके, सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत लिखना, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको बाद में। चलो नेक्स्ट, in what proportion or ratio will the remaining partner give their share of the goodwill to the retiring partner or deceased partner? तो retiring partner को goodwill कौन से रेशियो में दी जाती है? तो देखो, जब कोई पार्टनर आता है तो हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो जब कोई पार्टनर जाता है तो हम क्या करते हैं? गेन करते हैं। पहले 3 पार्टनर थे, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, आपको 3 में बांटना पड़ा, इक्वली मान लेते रेशो। लेकिन अब 2 ही पार्टनर रह जाएंगे तो पहले 3.33 समथिंग मिल रहा होगा, पर अब क्या मिल जाएगा आपको? 5 रुपए। तो जब कोई व्यक्ति जाता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो जब कोई व्यक्ति जाता है तो आपको क्या मिल जाता है? गेन होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो उसको कौन से रेशियो में गुडविल दी जाती है? गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। द रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट द रिटायरिंग और अ डिजीज पार्टनर फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल इन देयर गेनिंग रेशियो। तो हियर इज योर आंसर। ओके, विच इज द रेशियो इन विच देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। कौन से, और गेनिंग रेशियो क्या होता है? इन विच देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ वुड यू डील विद द प्रोविडेंट फंड बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन? डिसॉल्यूशन हो रहा है तो प्रोविडेंट फंड को आप क्या करते हो? एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानते हैं, हम उसको पार्टनर्स में बांटते नहीं है, हम उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानते हैं। और अगर आप उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी मान रहे हो तो सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज को आप रियलाइजेशन में ले जाकर बंद करते हो, तो इसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर बंद करते हैं। तो देखते क्या लिखा है, ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पेड ऑफ एज एट एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बेटा जब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जॉब वालों को ही पीएफ वगैरह मिलता था, पर अब तो प्राइवेट जॉब वालों को मिलता है। तो आपकी सैलरी का ही कुछ हिस्सा आपका जो क्या बोलेंगे उसको, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय की सैलरी का ही कुछ हिस्सा काट कर कहाँ रखता है?
आपके पीएफ अकाउंट में रखता है, तो जब आप रिटायर होंगे तब आपको वो पीएफ का पैसा मिलता है, इसलिए वो कंपनी के लिए या फर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो प्रोविडेंट फंड बैलेंस रिप्रेजेंट अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, इसलिए वो एम्प्लॉय की होती है, एंड मस्ट बी सेटल्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, या तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में उसको सेटल कर दो, दे दा के खत्म करो जिसकी है, और ट्रीटेड एज ए एक्सटर्नल डेप्ट, और अगर वो नहीं लेके जा रहा तो एक्सटर्नल डेप्ट उसको ट्रीट किया जाता है। पर कौन इस जमाने में कोई छोड़ता है क्या? चलो नेक्स्ट, what is the effect on the book of account when the partnership deed is dissolved? तो बुक ऑफ अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट होता है जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डिसॉल्व होती है। तो सारे बुक ऑफ अकाउंट्स आपको क्या करने पड़ते हैं? क्लोज। अरे बेटा जी बता तो रही थी कि सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज को आप रियलाइजेशन अकाउंट में, रिवैल्यूशन नहीं, दो अकाउंट है, रियलाइजेशन और रिवैल्यूशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में नाम ही है रियलाइज, यानी उसको मार्केट में बेचोगे और कुछ पैसा आपको रियलाइज होगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर क्या करोगे? उनको क्लोज करोगे। तो ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। ढंग से लिखना बच्चों, रुको मैं बताती हूँ, ढंग से नहीं लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बुक ऑफ अकाउंट व्हेन अ पार्टनरशिप डीड इज क्लोज। तो व्हेन द पार्टनरशिप डीड, यहाँ से लिख रहा है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज डिसॉल्व्ड और क्लोज्ड, तो सारे बुक, ऑल द बुक ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय टेकिंग देम इन अ रियलाइजेशन अकाउंट। लिख लो वापस, मैं वापस बोल रही हूँ, वहां पे ढंग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मैं ढंग से लिख दूंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लिखो। When a partnership firm is dissolved, all the accounts, all the balance of the accounts, लिखो, all the balance of the accounts will be transferred to the realization account, okay, for close them, ठीक है। क्लोज करने के लिए हम उनको वहां लेके चले जाते हैं। In which type of debenture the interest coupons are to be attached when debenture with debenture certificate। तो in which type, अच्छा in which type of debenture, जो इंटरेस्ट जितना परसेंटेज देना है, जैसे 10% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, तो उस पे आपको कौन से किसके साथ अटैच करना है? आर टू बी अटैच विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो कौन से टाइप में डिबेंचर में अटैच करना होता है? तो बियरर डिबेंचर में अटैच करना होता है। तो पढ़ते क्या लिखा है? बियरर डिबेंचर आर ट्रांसफर्ड बाय सिंपली डिलीवरी एंड इंटरेस्ट इज पेड टू whoever's प्रेजेंट द अटैच्ड कूपन। जितना भी अटैच कूपन में इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो आपको मिलता रहेगा, तो आपको वो अटैच करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, ये मैंने लिखने के लिए हमारे एडिटर को दिया था, पता नहीं कहां से कहां शब्द कर दिए, तो जो शब्द इधर उधर हो रहे हैं उनको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेना। आंसर इज करेक्ट, बियरर डिबेंचर्स आएगा आंसर, ठीक है। तो राइट डाउन एज पर द क्वेश्चन, तो लिखना बियरर डिबेंचर, in bearer debenture the interest coupon are to be attached with the debenture certificate, okay, you have to write down only this, वो लैंग्वेज मत लिखना। by which ratio liquidity is measured, तो liquidity बोलो कौन से रेशियो से मेजर की जाती है? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से। तो either you can write it like this कि करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो is liquidity of the company is measured by current ratio and liquid ratio। लिख लो, liquidity is measured by current ratio and liquid ratio। These ratio access the firm ability to meet its short term obligation using its current and liquid asset। तो current ratio and liquid ratio, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा में लिख दिया है, आप बोलो थ्योरी मैम वैसे याद नहीं होती, आप क्या ये इतना टिपिकल लैंग्वेज लिखवा रहे हो? ओके कोई बात नहीं, मैं इसलिए तो आपको समझा के बता रही हूँ। तो आप ऐसे लिखना, current ratio and liquid ratio is used for measuring liquidity of a firm, okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, how many parts are ratio classified into? तो रेशियो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। 4 मेन कैटेगरीज है। चलो नेक्स्ट,
हाँ, आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो मैं करेक्ट कर दूंगी, सिंपल लैंग्वेज कर दूंगी, सो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो पीडीएफ में आपको करेक्शन मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट। कभी कभी होता है कि तुम टारगेट देते हो ना, तभी ऐसा होता है। टारगेट मत दिया करो मेरे को, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पहले डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। विच ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? कौन सा ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है बताओ। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रेवेन्यू, यानी आपके रूटीन ऑपरेशन से, यानी आपके रेवेन्यू से रिलेटेड जितने होंगे, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। तो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज इज नोन एज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो सब ऑपरेटिंग, नाम ही है ऑपरेटिंग, बिजनेस को ऑपरेशन। आप ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मेन रेवेन्यू, आपके बिजनेस की जो मेन रेवेन्यू है उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएंगे? आपके क्या कहलाएंगे? comes under the operating activity. चलो, to which activity increase and decrease of bank overdraft is recorded? बताओ कौन से में रिकॉर्ड किया जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है पहले तो ये बता दो। जब आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा आप विड्रॉ करते हो तो दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है गिवन बाय द बैंक ऑन अ करंट अकाउंट पे देता है। बैंक हर किसी को फैसिलिटी नहीं देगा। अगर आपके पास ये पर्सनल अकाउंट है तो आपको नहीं मिलेगा। बिजनेसेस के करंट अकाउंट होते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक में। जैसे अगर मैं श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से अकाउंट खुलवाऊंगी तो वो मुझे मतलब इंडिविजुअल अकाउंट नहीं देंगे, सेविंग अकाउंट नहीं देंगे। वो कौन सा अकाउंट देंगे? करंट अकाउंट। तो बिजनेस के नाम से जब आप बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में, कॉमर्शियल बैंक मतलब जो नॉर्मल, जब जिससे कस्टमर डील करता है वो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो जैसे मैं एसबीआई में गई और मैंने श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से अकाउंट खुलवाया तो वो मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करके नहीं देंगे। वो कौन सा अकाउंट ओपन करके देंगे? करंट अकाउंट। तो बिजनेसेस का कौन सा होता है? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट पे ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? शॉर्ट, क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अगर बिजनेस को रूटीन ऑपरेशन के लिए छोटे छोटे पैसों की जरूरत है तो आपको इधर उधर दौड़ना नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट होती है और ऐसे ही बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी 10, 5, 15 दिन के लिए देती है। सो चेंजेस इन इट्स बैलेंस आर क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? क्योंकि आपको एक थोड़े से भले थोड़े से पीरियड के लिए, लेकिन आपको एक फंड मिल रहा है काय के लिए आप बिजनेस में उसको यूटिलाइज करोगे। तो वो कौन सी एक्टिविटी? मैंने पहले भी बताया था, जैसे आप इक्विटी इश्यू करते हो, प्रेफरेंस इश्यू करते हो, लोन लेते हो, वो सब किस एक्टिविटी के अंदर आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो ये भी तो एक तरीके से आपके बिजनेस को क्या मिल रहा है? फाइनेंस मिल रहा है। ऑपरेशन जो बाई चांस रुक जाता है, कई बार रॉ मटेरियल अटक जाता है, तो उसके लिए कई लोग तो पता है आपको, कई लोग तो ओवरड्राफ्ट लेकर शेयर मार्केट में भी लगाते हैं आजकल। आप भी करते हो ऐसा? वेरी गुड। तो वो क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। So if you want to take a screenshot, then take it right now. आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, पेपर नंबर 6 है। सेक्शन ए हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे सेक्शन बी। इन विच मेथड, ये हटा देते हैं हम यहाँ से, रुको। इन विच मेथड of valuation of goodwill is more importance is given to the recent year को more importance दिया जाता है? तो बताओ बच्चों कौन सा आंसर है? वेटेड एवरेज। तो देख लो आंसर। क्या हुआ है मेरी स्क्रीन को? एक मिनट रुको। इन द मेथड ऑफ, लिखो, इन द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रिसेंट ईयर। तो कौन सा आंसर है आपका? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस पेपर के, ये पेपर जो अपलोड होगा इसके लिंक में बायो में आपको पेपर 1 to 6 की एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले पूरा वीडियो देख लो। वीडियो देखने का रीजन ये है कि आपको साथ के साथ लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, और आपको जहां जहां वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। 10 मिनट का हार्डली होगा। इन विच वैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोड इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन? बताओ। मार्केट वैल्यू, यू कैन से मार्केट वैल्यू और रियल वैल्यू। तो हम किस वैल्यू पे करते हैं आफ्टर रिवैल्यूएशन?
तो एट अ रियल वैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू और अ रियल वैल्यू। ठीक है। 23 which balance are debited to all partners capital account in their old profit sharing ratio। तो सारे पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन से बैलेंसेस बांटते हो, बताओ कौन सी साइड में? डेबिट साइड की बात कर रहा है, तो डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या क्या बांटते हो? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी P&L का डेबिट बैलेंस हो तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो आप बांटते हो। और अगर गुडविल पड़ी है पुरानी तो वो भी आप पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो P&L का डेबिट बैलेंस आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ही होता है। ठीक है, तो यू कैन राइट एज, ये भी लिख सकते हो आप, P&L डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड बैलेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड गुडविल बैलेंस are debit to all the partners capital account in their old profit sharing ratio। तो पार्टनर के ओल्ड शेयरिंग उसमें डेबिट साइड में आप क्या क्या बांटते हो ये लिखा हुआ है। तो डेबिट साइड में हम क्या क्या बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड में आप क्या क्या लिखते हो? तो गुडविल बांटते हो, पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। दूसरा P&L का डेबिट बैलेंस बांटते हो, उसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोल सकते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बांटते हो। ठीक है। तीसरा आंसर, when is the loan given by the partner to a firm repaid at the time of dissolution of a firm। तो कब रीपे किया जाता है, बताओ कब रीपे किया जाता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन इज रीपेड to the redemption of capital account of the partner before prior, मतलब पहले आप कैपिटल का लास्ट में पेमेंट करते हो और कैपिटल से जस्ट पहले आप किसका पेमेंट करते हो? तो प्रायर टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल लिखना है आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर पार्टनर्स लोन इज रीपेड prior to the redemption of the capital या prior to the payment of the capital। redemption word you don't want to use, then write it like this कि prior to the payment of the partners capital के पेमेंट करने से पहले। ठीक है, कैपिटल का पेमेंट करने से पहले आप उसके लोन का पेमेंट करते हो। चलो नेक्स्ट, टू विच अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट आर ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आप किस में ट्रांसफर करते हो, बताओ फटाफट बताओ। डिसोल्यूशन में। तो किसी ने मेरे को प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैम डिसोल्यूशन पूछा है तो आप रियलाइजेशन क्यों बना रहे हो? अरे रियलाइजेशन अकाउंट ही तो डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है। तो सारी एसेट और लाइबिलिटीज को आप कहां ट्रांसफर करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो, इन द रियलाइजेशन अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज दोनों, in the realization account closing balance of asset and liabilities are transferred at the time of dissolution of a firm। ठीक है, चलो नेक्स्ट 26, अंडर विच हेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अपेयर इन द बैलेंस शीट। बताओ किस है? तो इसमें आप या तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बना देना, और नहीं तो थ्योरी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपेयर इन द बैलेंस शीट अंडर द सब हेड, पहले सब हेड का नाम लिख देना रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड क्या है उसका? शेयर होल्डर्स फंड ऑन द इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, इन द लिक्विडिटी एंड लाइबिलिटी साइड में। तो आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, देखो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप पहला ऐसे करके लिखते हो इक्विटी, ऐसे लिखते हो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, और उसको अंडरलाइन करते हो, फिर उसमें लिखो, उसमें अंदर हेड लिखोगे आप शेयर होल्डर्स फंड, उसको 1 नंबर देते हो, उसमें लिखते हो शेयर होल्डर्स फंड, और फिर उसके अंदर भी आपका जब पहला होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है, पहला होता है जैसे ए पॉइंट आपका हो जाता है शेयर कैपिटल, उसमें तो शेयर कैपिटल आती है, और बी पॉइंट होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम क्या दिखाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाते हैं यहां पर। ठीक है, ओके, तो आप या तो आपको ये याद हो तो सीधे ये भी बना सकते हो, अगर आपको थियरी लिखने में दिक्कत है तो। अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस, द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, जो मैंने लिखा, एंड द मेन हेड इज शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, मेन हेड शेयर होल्डर फंड और सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप ये भी उसकी जगह लिख सकते हो। ये कौन सा आंसर है आपका? 6। ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा ये स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्ड में ये नहीं है। चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये हो गया 27। व्हाट इज द, इसलिए वीडियो देखने का फायदा है पता है, वीडियो
हैं ना, तब जो जरूरी नहीं है हर चीज जो लिखी हो वो वैसी की वैसी समझाई जाती है। जब एक्सप्लेन की जाती है ना तो आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको वहीं की वहीं लर्न हो जाता है। नीड नॉट टू इवन रीड करने में हमें आलस आता है, सुनना इट्स वेरी इजी। तो पीडीएफ लो, याद करना, पर सुन लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताओ। जो गुड्स बेच रहे हैं उसको बनाने के जो खर्चे आते हैं वो सब क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ऑपरेटिंग के खर्चे जो सब होते हैं। तो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। तो ट्रेडिंग में जो खर्चे आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो लिख लो, cost of goods sold means direct cost incurred in producing or manufacturing of goods or purchasing of goods are the actual sold during, जिसको आपने बेचा है स्पेसिफिक में, उसकी कॉस्ट क्या पड़ी बनाने की, वो खर्चे यहाँ आते हैं। तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू वेजेस, पहले परचेज प्राइस, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, रुको क्या करके, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड में आ जाएगा वो, तो कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड प्लस वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ दो, तो आपके गुड्स बनने तक के जो खर्चे आते हैं, जब बन के रेडी हो जाता है तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, जितने बेचे, जैसे मैंने ये 100 यूनिट बनाई लेकिन इस बार बेची 20 रुपए, तो मैं 20 रुपए की कॉस्ट लूंगी पहली बात तो, और एक यूनिट बनाने के अगर 10 रुपए लगता है तो 20 इंटू 10 जो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वो स्टेट द सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियो कौन से होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, तो सॉल्वेंसी रेशियो आर यूज्ड टू असेस अ कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताते हैं कि आप कितने, मतलब आपका सॉल्वेंसी क्या रेशियो है, मतलब आपकी कैपेसिटी क्या है, आप सॉल्वेंट हो ना, आप लोन वगैरह लेते हो तब सॉल्वेंसी रेशियो देखा जाता है। कौन से लोन, बैंक से लोन लोगे, आप डिबेंचर्स इश्यू करोगे तब, मतलब आप पैसा ले रहे हो तो पहले जो आपको एक्सटर्नल पार्टीज जो पैसा देने के लिए रेडी हुई है वो आपका क्या देखती है, सॉल्वेंसी रेशियो चेक करती है। सॉल्वेंसी रेशियो में आपकी कैपेसिटी कितनी है लॉन्ग टर्म डेब्ट को पेमेंट करने की। तो कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशन। तो बैंक जब वगैरह आपको जब लोन देती है, आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, डिबेंचर इश्यू करते हो, तो एक्सटर्नल पार्टीज आपका क्या देखेगी, सॉल्वेंसी रेशियोज देखती है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज आर यूज, बोलो मेरे साथ फटाफट, सॉल्वेंसी रेशियोज आर यूज टू असेस अ कंपनीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ओके, एंड द एबिलिटी टू मीट इट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, इन विच एक्टिविटी इज द रिसीव्ड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। रिसीव्ड हुआ है आपको डिविडेंड, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसका मतलब किसी और कंपनी में आपने पैसे क्या कर रखे थे, इन्वेस्ट कर रखे थे। अगर आपने किसी और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे तो वो इन्वेस्ट है, तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड। ओके, लास्ट, What are the financial expense? Financial expense होते कौन से हैं, जो आप financial activities are such activity due to which size and composition of owners capital। मैंने पहले बताया था, आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो मानो आपके पहले 10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में थे, अब आपने 20,000 और इशू कर दिए, तो अब इक्विटी शेयर का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, ओनर्स कैपिटल फंड बढ़ गया। तो उसके कारण which size and composition of owners capital and borrowed capital of a business get चेंज। आपने डिबेंचर इशू किए तो भी वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, इक्विटी इशू किए तो भी वो, लेकिन आप किसी और के खरीदोगे तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। लेकिन आप खुद इशू कर रहे हो तो आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, आपको कोई व्यक्ति आपको फाइनेंस कर रहा है, यानी आपको दे रहा है पैसे, किसके लिए, आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। वो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस याद हो तो 11th का चैप्टर पढ़ा था, बहुत सारे तरीके होते हैं, लोन ले सकते हो, इक्विटी इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस, डिबेंचर, आप कैश क्रेडिट ले सकते हो, है ना, आप बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल इशू कर सकते हो, इन सब पे आप फाइनेंस, ये सब एक्टिविटी किसमें आती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कवर होती है, जिसके कारण साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपने मेरे को 10 मिनट का टारगेट दिया था पर मैंने 11 मिनट में कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो 1 मिनट ज्यादा खाली इसलिए है
क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डीप में समझाया था। तो प्लीज स्टूडेंट्स, इधर उधर देखने में टाइम वेस्ट मत करो, मैं आपको आंसर दे रही हूं। आ जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड प्लीज शेयर विथ अदर्स ऑल्सो।